हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चुंगल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे। ये बातें भगत सिंह के लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम से उद्धृत हैं, जो कि मई 1928 में पंजाब की पत्रिका कृति में छपा था। ये पंक्तियां पढ़कर मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं क्योंकि राहुल सांकृत्य आयन जी को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि उनके समानांतर भगत सिंह का चिंतन चल रहा है। क्योंकि आज जो लेख राहुल सांकृत्य आयन जी का हम पढ़ेंगे, दिमागी गुलामी का सबसे पहला लेख, वो इसी बाबत है। और उसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि कहां कहां भगत सिंह के चिंतन से ये प्रभावित लगता है। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। तो लेख का विषय है, ये पहला ही लेख का है और इसका विषय भी दिमागी गुलामी ही है। जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दास्ता के बंधन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं, और इसलिए इसे आगे बढ़ाने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दास्ता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैं नास्तिक क्यों हूं में भी भगत सिंह ने लिखी हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। उनका अपना अलग अंदाजे बयां है और राहुल सांकृत्य आयन जी का अलग। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक और इतनी जटिल हैं कि हम तब तक उसका कोई हल नहीं सोच सकते जब तक कि हम साफ साफ और स्वतंत्रता पूर्वक इस पर सोचने का प्रयत्न न करें। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीयता की बाढ़ सी आ गई, कम से कम तरुण शिक्षितों में। यह राष्ट्रीयता बहुत अंशों में श्लाघ्य रहने पर भी कितने ही अंशों में अंधी राष्ट्रीयता थी। तो राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। जो आज हम सरकारों का राष्ट्रवाद देखते हैं, वो दरअसल भगत सिंह के शहीदी के बाद से चला आ रहा है। और राहुल सांकृत्य आयन जी भी इसके ऊपर गहरा क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। अब जो आगे लाइनें या पाठ को मैं पढ़ूंगी, उसे आप संदर्भों में समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ समानांतर भगत सिंह के चिंतन को भी रखिएगा, तो ये बहुत समझने में आसानी रहेगी। झूठ सच जिस तरीके से भी हो, अपने देश के इतिहास को सबसे अधिक निर्दोष और गौरवशाली सिद्ध करने के, अर्थात अपने ऋषि मुनियों, लेखकों और विचारकों, राजाओं और राज संस्थाओं में 20वीं शताब्दी की बड़ी से बड़ी राजनीतिक महत्व की चीजों को देखना हमारी राष्ट्रीयता का एक अंग था। अपने भारत को, प्राचीन भारत और उसके निवासियों को हमेशा से दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऊपर साबित करने की दुर्भावना से प्रेरित हो हम जो कुछ भी अनाप शनाप ऐतिहासिक खोज के नाम पर लिखें, उसको यदि पाश्चात्य विद्वान न माने तो झट से फतवा पास कर देना कि सभी पश्चिमी ऐतिहासिक अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन, अमेरिकी और रूसी, डच और जैकोस्लाव सभी बेईमान हैं। सभी षड्यंत्र करके हमारे देश के इतिहास के बारे में झूठी झूठी बातें लिखते हैं। तो ये वो दौर था जब ज्यादातर लोग जो थे अशिक्षित थे और बहुजन और दलित समाज के लोग तो बिल्कुल भी न के बराबर ही शिक्षित हुआ करते थे। तो उनको भ्रमित करना आसान होता था इन सब बातों के जरिए। वैसे तो आजकल का पढ़ा लिखा युवक भी भ्रमित ही है। सांप्रदायिक दुर्भावना के साथ जो लोग बड़े बड़े हुजूम निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसमें सब बातें दिखती हैं। वे हमारे पूजनीय वेद को 3.5 या 4 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होने देते, हालांकि वे ठीक 1 अरब 92 वर्ष पहले बने थे। ये बात विद इन ब्रैकेट है और व्यंग्यात्मक शैली में है। इन भले मनुष्यों को ख्याल में आता है कि अगर किसी तरह से हम अपनी सभ्यता, अपनी पुस्तकों को, अपने ऋषि मुनियों को दुनिया में सबसे पुराना साबित कर दे तो हमारा काम बन गया। शायद दुनिया हमारे अधिकारों की प्राचीनता को देखकर बिना झगड़ा झंझट के ही हमें आजाद हो जाने दे। अन्यथा हमारे तरुण अपनी नसों में उस प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं का रक्त होने के अभिमान में मतवाले हो जाएं
और फिर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी उनके बाएं हाथ का खेल बन जाए, और तब हमारे देश को आजाद हो जाने में कितने दिन लगेंगे। तो घोर व्यंगात्मक शैली में है, इसलिए मैं उसका पाठन भी कोशिश रहेगी कि वो व्यंगात्मकता आप तक पहुंच सके, जिससे कि उसकी मारक क्षमता जो है तय की जा सके। आज हमारे हाथ में चाहे आग्नेय अस्त्र ना हो, नई नई तोपें और मशीन गन ना हो, समुद्र के नीचे और हवा के ऊपर से प्रलय का तूफान मचाने वाली पनडुब्बियां और जहाज ना हो, लेकिन यदि हम राजा भोज के काट के उड़ने वाले घोड़े और शुक्र नीति में बारूद साबित कर दें, तो हमारी पांचों उंगलियां घी में। इस बेवकूफी का भी कहीं ठिकाना है कि बाप दादों के झूठ मूठ के ऐश्वर्य से हम फूले ना समाये और हमारा आधा जोश उसी की प्रशंसा में खर्च हो जाए। तो ये उस समय के समसामयिक समस्या को राहुल सांकृत्यायन जी अपने लेख में रख रहे हैं, दिमागी गुलामी में। लेकिन यदि आप ध्यान से सोचें तो क्या आज हम आधुनिक युग में इन सब चीजों से छुटकारा पा सके हैं? इन लेखों को लिखने का मतलब सिर्फ अपने समय तक ही सिमट कर रह जाना नहीं है। यदि आज भी इसी तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा है या हम लोग जूझ रहे हैं, तो हमें भी अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए ये लेख लिखे गए हैं। अपने प्राचीन काल के गर्व के कारण हम अपने भूत के स्नेह में कढ़ाई के साथ बांधे जाते हैं, और इससे हमें उत्तेजना मिलती है कि हम अपने पूर्वजों की धार्मिक बातों को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार हो जाएं। और सेम यही बात यदि आप गौर करें, मैं नास्तिक क्यों हूं में भगत सिंह भी लिखते हैं कि कोई बात बहुत हजारों वर्षों से चली आ रही है, रूढ़ियां जो हैं, परंपराएं जो हैं, वो जस की तस हम अपनाए जा रहे हैं, उसमें कोई फेरबदल हम करना नहीं चाहते हैं। और तब मैंने आपको मोबाइल फोन का अदना सा एग्जाम्पल दिया था और अपनी बात को समझाने के लिए, तो उस चीज को आप यहां भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। बारूद और उन खटोले में तो झूठ सांच पकड़ने की गुंजाइश है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो अंधेरे में काली बिल्ली देखने के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। न यहाँ 16 आना 32 रति ठीक ठीक तोलने के लिए कोई तुला है, और न झूठ सांच की कोई पक्की कसौटी ही। एक चलता पुर्जा बदमाश है, उसने अपने कौशल, रुपए पैसे और धोखाधड़ी से तरह तरह के प्रलोभन से कुछ स्वार्थियों या आंख के अंधे गांठ के पूरों को मिलाकर एक नकटा पंथ तैयार कर लिया है। और फिर कभी लगी हजारों छोटी मोटी शिक्षित और मूर्ख काली और सफेद भेड़ें हाहा कर नाक कटाने। जिंदगी भर वह बदमाश मौज करता रहा। मरने के बाद उसके अनुयायियों ने उसे और ऊंचा बढ़ाना शुरू किया। अगर उस जमात को कुछ शताब्दियों तक अपने इस प्रचार में कामयाबी मिली, तो फिर वह धूर्त दुनिया का महान पुरुष और पवित्र आत्मा प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिच ये है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने समय की चीजों का अवलोकन तो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन संदर्भ छोड़ दिए हैं। इस तरह से लेख समझने में थोड़ी कठिनाई आती है कि आखिर वे किस पुरुष की बात कर रहे हैं। जबकि हमने जब मणिकर्णिका पढ़ा था, या हमने जूठन पढ़ा, या हमने और कोई भी पुस्तक अभी तक जिसका पाठन यहाँ से हुआ है, संदर्भ जो है सभी लेखक अपने पाठकों के सामने रखते चले हैं, क्योंकि संभव नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए कि इतनी सारी चीजों को वे जाने जो समय उससे पहले का था। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में ना कठिनाई हो रही है। किसी के ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते, आक्षेप नहीं कर सकते। एक बहुत जनरलाइज फॉर्म में राहुल सांकृत्यायन जी अपनी बात कह रहे हैं। पुराने वक्त की बातों को छोड़ दीजिए। मैंने अपनी आंखों से ऐसे कुछ आदमियों को देखा है जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी तक जिंदा हैं। उनका भीतरी जीवन कितना घृणित, स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर भक्त लोग उनके दर्शन, सुमधुर आलाप से अपने को अहोभाग्य समझने लगे थे। नजदीक से देखिए, ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम ढोंग के प्रचार की एक खुली पाठशालाएं हैं, और धर्म प्रचार क्या पूरे 100 सैकड़ों नफे का रोजगार है। तो इतने सालों पहले भी राहुल सांकृत्यायन जी ने इन सब बातों को अपने लेख में रखा है, लेकिन बजाय इनको पढ़कर समझदार होने के हमारा खासकर दलित समाज तो और ज्यादा इस दलदल में धंसता चला गया है।
अधिकांश लोग इसमें अपने व्यापार के ख्याल से जुटे हुए हैं। अयोध्या में एक महात्मा थे, उससे उनसे राम जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बैकुंठ में आकर उनका पानी ग्रहण किया। हाँ, पानी ग्रहण किया। पुरुष थे पहले, पीछे तो भगवान की कृपा से वे उनकी प्रियतमा के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कुछ सखी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। राम जी के लिए क्या मुश्किल है। और ये सखी संप्रदाय जो है, ये हमने मुर्दैया में पढ़ा था कि बाबा जी आए हैं, एक लंगोट पहने हुए हैं, लेकिन वो फिर भी खासे चर्चित हो जाते हैं सब जगह, और लोग क्यूरियोसिटी में उनको देखने आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो पुरुष होते हुए भी सारा श्रृंगार जो है वो स्त्री की तरह किया था। इस चीज का जिक्र हमने मुर्दैया में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होगी कि आप इतनी जल्दी भूल जाएं इन सब बातों को। राम जी के लिए क्या मुश्किल है। जब पत्थर मनुष्य के रूप में बदल सकता है तो पुरुष को स्त्री के रूप में बदल देना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा परिवर्तन तो आजकल भी अनायास कितनी बार देखा गया है। एक नया मत इधर 50-60 वर्ष से चला है। वे दुनिया भर की सारी बेवकूफियों, भूत प्रेत, जादू मंत्र सबको विज्ञान से सिद्ध करने के लिए तुला हुआ है। बेवकूफी हिंदुस्तानी समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से गधे नहीं निकलते, और सभी जैक और जॉनसन साइंस छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करते। इन अधकचरे पंडितों ने अपने अधूरे ज्ञान के कारण आधार पर भूत प्रेत, देवी देवता, साधु पूजा सबको 30 बरस पहले निकले वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध करना शुरू किया है। तो यहां पर मैं बता दूं कि गांधीवाद के ऊपर भी, जो इसका अगला लेख है, गांधीवाद के ऊपर भी उन्होंने बहुत तीखे प्रहार किए हैं उस लेख में। तो अमूमन ये उसी तरह की कुछ बात कर रहे हैं कि जो उस समय के भी बहुत से नेता थे दिग्गज, जो विदेश से, खासकर लंदन से पढ़कर आए थे, और उनकी सोच जो है वो किस तरीके से विद्रूप थी, घटिया थी, उसका यहाँ पर राहुल जी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उन सिद्धांतों में अब 75वीं सदी गलत साबित हो गए हैं, लेकिन अभी अंधे भक्तों के लिए उस पुराने विज्ञान के पुट से तैयार किए हुए ग्रंथ ब्रह्म वाक्य बन गए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा ही है। काल और देश दोनों के ख्याल से हमारी बेवकूफियों की लिस्ट भी उसी तरह बहुत लंबी चौड़ी है। अंधी राष्ट्रीयता और उसके पैगंबरों ने हम में अपने भूत के प्रति अत्यंत भक्ति पैदा कर दी है, और फिर हमारी उन सभी मूर्खताओं के पोषण के लिए सड़ी गली विज्ञान की थ्योरियों और दिवालिये श्वेतांग तैयार ही हैं। फिर क्यों ना हम अपनी अक्ल बेच खाने के लिए तैयार हो जाएं। तो जड़ बुद्धि, रूढ़िवादी अंधविश्वासों के ऊपर इस तरीके से वे कुठाराघात कर रहे हैं। जिनके यहां वायुयान ही नहीं, काठ के घोड़े भी आकाश में उड़ते हों, जिनके यहाँ बारूद और आग्नेय अस्त्र ही नहीं, मुख से निकली हुई ज्वाला से करोड़ों शत्रु एक क्षण में जलकर राख हो जाते हैं, उनकी सूक्ष्म दार्शनिकता, विवेचनाओं और आत्मवंचनाओं को सुनकर आज भी दुनिया दंग हो जाए। वह भला किसी बात को झूठा लिख सकता है? तो खूब कटाक्ष कर रहे हैं, घोर व्यंग्यात्मक शैली है। वेद पुराणों और जो किस्से कहानियां देवी देवताओं के ऊपर लिखे गए हैं कि जरा सा, मैंने आपको बोला था कि तथास्तु बोल दे और फटाक से काम हो जाए, वैसा होता नहीं है असल जीवन में। और जनता के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं कि जनता इतनी मूर्ख है कि वो इनको वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं पाती है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास में उलझ जाती है। तिपाई पर भूत बुलाना, मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि के द्वारा पहले वैज्ञानिक ढंग से हमें अपनी विस्तृत होती जाती बेवकूफियों के पास ले जाया जाता है, और तब तो विज्ञान पारितोषिक विजेता लोग सरे मैदान हरसू राम और हरि राम ब्रह्म की विभूति बांट रहे हैं। आखिर जब नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिवर आज भूत प्रेतों पर पुस्तकें लिख रहा है और कसम खा खा कर लोगों में उसका प्रचार कर रहा है, तो हमारे इन स्वदेशी भाइयों का कसूर ही क्या। तो अंग्रेजी लेखक ओलिवर के बारे में भी लिख रहे हैं कि जिस तरीके से वे भूत प्रेतों के किस्से आजकल लिख रहे हैं, और ये सभी लोग हाईली एजुकेटेड हैं, जिनके बारे में राहुल सांकृत्यायन जी इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी, उच्च दर्जे के शिक्षित होने के बावजूद भी ये कुछ सीख ना सके, उस पर क्षोभ भी व्यक्त कर रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं। अभी तक शिक्षित लोग फलित ज्योतिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसमें भी काफी अधिक हिमायती हो चले हैं।
वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। 27 अगस्त की सर्च लाइट एक ज्योतिषी महाराज की मौसम संबंधी भविष्यवाणी को एक प्रधान पृष्ठ पर स्थान देती है। कि जो भविष्यवाणी होती है वो सब झूठ मूठ की बातें होती हैं। यदि इतने ही भविष्यवेता वो होते हैं तो क्यों नहीं सबका भविष्य बता देते हैं। वो सिर्फ संभावनाएं बताते हैं कि इस तरीके से हो सकता है भविष्य में। फिर पूना में लाखों रुपए खर्च करके इसके लिए यंत्र और विशेषज्ञ रखने की क्या जरूरत है। स्वदेशी का जमाना है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी हो गया है। ज्योतिषियों को चाहिए कि वे एक बड़ा सा डेपुटेशन लेकर मुख्यमंत्रियों से मिले। उनको विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस के 6 प्रांतों में ऐसे मंत्री बहुत कम ही होंगे जिनका ज्योतिष में विश्वास न होगा। ज्योतिषी लोग देश सेवा के ख्याल से अपना वेतन कम करने को तैयार होंगे ही। फिर क्या जरूरत है स्वदेशी साधन के रहते ऋतु भविष्य कथन के यंत्र, भूकंप के सिस्मोग्राफ आदि का बखेड़ा और उस पर हजार हजार 1500 महीने रुपया महीना लेने वाले विशेषज्ञों को रखा जाए। ज्योतिषी लोग अपने काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। उन्हें ना यंत्रों की आवश्यकता है और ना बाहर की सूचनाओं के मांगने की। एक स्थान पर बैठे बैठे ही वे सभी बातें बदला दिया करेंगे। फिर तारीफ यह है कि एक आदमी इतनी अतिवृष्टि और अनावृष्टि को भी बतला देगा कि भूकंप को भी। स्वराज्य की किस्मत आने जाने में अगर कुछ देर होगी तो उसे भी नेताओं की जनपत्र देखकर बतला देगा। तो गहरा व्यंग्य कर रहे हैं कि नेता जो है वो किस तरीके से मतलब जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो किन लोगों के हाथों में होगा। और आज हम देख ही रहे हैं, यदि आंसू पीकर मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस तरह की बहुत सारी बातें बड़े बड़े शिक्षित लोग, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अभी इसी साल एक महाराज बादशाह की गद्दी देखने विलायत जाना चाहते थे। दुष्ट ग्रहों ने उनकी बड़ी फिक्र थी और उससे भी अधिक फिक्र थी उनकी मां की। एक ज्योतिषी जी ने आकर मेष मिथुन गिनकर महाराज को भी संतुष्ट कर दिया कि कोई ग्रह खिलाफ नहीं, और मां को भी खम ठोंक कर कह दिया कि महाराज को कोई अनिष्ट नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। सब लोग प्रसन्न हो गए। ज्योतिषी जी को 5000 रुपए मिले। भला इतना सस्ता जिंदगी का बीमा कहीं हो सकता है? ऐसा होने पर एक और फायदा होगा। हर एक प्रांतीय सरकार में एक सरकारी ज्योतिषी और 10-5 सहयोगी ज्योतिषी होने पर मंत्री और पदाधिकारियों को भी ज्योतिषियों के पीछे गली गली की खाक न छाननी पड़ेगी। अपनी बीवी और छोटे मोटे बबुआ बबुईन सबका वर्षफल साल का साल पहुंचता रहेगा। स्वदेशी व्यवसाय को जरूर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, और इससे बढ़कर शुद्ध स्वदेशी व्यवसाय और क्या हो सकता है, जिसके दिल, दिमाग, शरीर और परिश्रम सभी चीजें 16 आने स्वदेशी हैं। तो कितने साल पहले खिल्ली उड़ा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र की, और उसी बहाने बता रहे हैं कि एक्चुअल में स्वदेशी का कॉन्सेप्ट क्या है। और हमारे सरकार, हमारे प्रधान सेवक हर जगह से स्वदेशी अपनाओ कह रहे हैं, और राहुल सांकृत्यायन जी स्वदेशी की कितनी अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में ज्योतिष को भी एक पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। सुनते थे, अब हुआ कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। बीएचयू में पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह सुसंस्कृत बहू बनना चाहिए लड़कियों को, एक अलग ही डिप्लोमा कोर्स चालू होगा। हुआ कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी खबरें तो खूब आई। तो इतने साल पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वदेशी की डेफिनेशन तो हमारे सामने क्लियर कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं, जब भी सरकार स्वदेशी अपनाने को कहे तो उसकी मंशा क्या है। हम लोगों को मिथ्या विश्वास क्या एक दो हैं कि जिन्हें एक छोटे से लेख में लिखा जा सके। हमारे यहाँ तो इसकी मिसल की मिसल और फाइल की फाइल तैयार है। और तारीफ यह कि इन बेवकूफियों की भारी भरकम बोझ को सिर पर लादे हुए हमारे नेता लोग समुद्र पार कर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि बैकुंठ के भगवान, आकाश के नवग्रह और पृथ्वी के ज्योतिषी और ओझा सयाने उनकी यात्रा में कुछ हाथ बटाएंगे। हमारी जाति पाति की व्यवस्था को ही ले लीजिए, वे हमारे ऋषि मुनियों के उन बड़े आविष्कारों में से एक है जिन पर हमें बड़ा अभिमान है। तो इसके लिए रतन जी भी बहुत व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हैं कि इनका किया हुआ इकलौता आविष्कार क्या है? 6 सूत का धागा।
राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के साथ साथ यदि भी कुछ इने गिने लोग जाति पाति के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन अब भी हमारे उच्च कोटि के नेताओं का अधिकांश भाग अपने ऋषियों की इस अद्भुत विशेषता की कद्र करने को तैयार है। नेताओं ने देख लिया है कि जाति पाति आपस में फूट भेदभाव को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तो भीतर भीतर जातीय संगठन भी इन्होंने कर रखा था और अब तो बहुतों को उसे छोड़ने में मोह लगता है। मैं अन्य नेताओं की बात नहीं करता, मैं खास कांग्रेस के नेताओं की बात कहता हूं। उन बेचारों को इसी कोशिश में मरना पड़ रहा है कि कैसे राष्ट्रीयता और जाति पाति दोनों साथ दाहिने बाहिने कंधे पर वहन किए जा सकते हैं। तो एक बार फिर बता दूं, भगत सिंह के लेखों में भी मैंने आपको ये बात बोली थी स्पष्ट तौर पर कि कांग्रेस से मतलब कांग्रेस और भाजपा से मत लीजिए। कांग्रेस में सभी तरह के फोर्सेस उस वक्त एलाइड थे। उन बेचारों की इसी कोशिश में मरना पड़ रहा है कि कैसे राष्ट्रीयता और जाति पाति दोनों साथ साथ दाहिने बाहिने कंधे पर वहन किए जा सकें। उनमें से कुछ ने तो बहुत जरूर समझ लिया होगा कि ये असंभव है। शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आप जाति पाति तोड़ने को तैयार न हो। अगर आप जाति पाति तोड़े हुए नहीं हैं तो आपका तो आपका वास्तविक संसार आपकी जाति के भीतर है। बाहर वालों के साथ तो सिर्फ काम चलाऊ समझौता है और आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर भी उसकी राय को प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपके जाति भाइयों की होगी। नौकरी चाकरी दिलाने कमेटी सब कमेटी में भेजने और सिफारिशी चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जाति का ख्याल रखना होगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियां जरूर हैं, लेकिन वहां ऐसे फर्क कोठरियां नहीं हैं जिनमें एक में जाति पाति का भाव पड़ा रहे और दूसरे में उसमें अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे। तो बता रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं और साथ साथ जात पात को भी लेकर चल रहे हैं तो उनका राष्ट्रवाद जो है वो फर्जीवाड़ा है, जैसा कि आजकल की सांप्रदायिक सरकारें कर रही हैं। राष्ट्रवाद का इतना ज्यादा प्रचार होता है, लेकिन वहीं पर देश के सर्वोच्च और प्रथम नागरिक की हैसियत से राष्ट्रपति जी जो हैं वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करते हैं, उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित कहा जाता है। तो ऐसा राष्ट्रवाद किस काम का है? और अगर है काम का आपको लगता है तो किस तरह के लोगों के काम का है ये भी समझ लीजिए। जैसे किसानों के आंदोलन में आने वाले समझदार आदमियों को पहले से ही तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है, वैसे ही राष्ट्रीयता के पथ पर पैर रखने वालों को भी समझना चाहिए कि उन्हें जाति पाति की दीवारों को तोड़ गिराना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने भी राष्ट्रपति जी का उदाहरण दिया, ये टूटी कहां दीवार, ये तो और ज्यादा पुख्ता हो गई। और प्रथम नागरिक जो है देश के, उन्हें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। ताज्जुब की बात तो ये है वे खासे शिक्षित हैं और कहना चाहिए बल्कि कि उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है, उच्च पद पर अधीनस्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो किस काम की इस तरह की शिक्षा और किस काम का ऐसा पद? यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रखना चाहता है और साथ ही अपनी जाति भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है तो ये या तो वह ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। अपनी जाति के साथ घनिष्ठता रखकर कैसे दूसरी जाति का विश्वास पात्र कोई हो सकता है? तो इसीलिए यहां पर ये बता दूं कि इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वे जाति का विनाश चाहते थे किसी भी तरह के सामाजिक उत्थान से पहले, क्योंकि उनका मानना था कि यदि आर्थिक रूप से आप संपन्न भी हो जाएंगे तो भी जाति की समस्या तो वहीं की वहीं रह जाएगी। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी महकमों में आपको अपने काम नहीं आप करवा सकते। वही बात यहां पर राहुल सांकृत्यायन जी भी लिख रहे हैं। मंत्रियों को तो खास तौर पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि जाति भाइयों की घनिष्ठता उन्हें आसानी से बदनाम कर सकती है। मेरी समझ में प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए और व्यक्तिगत तौर से नेताओं के लिए अच्छा यही रहेगा कि हर एक प्रधान नेता तुरंत से तुरंत अपने लड़के लड़कियों, भतीजे भतीजियों अथवा भांजा भांजियों या नाता नतनियों में से कम एक की शादी जाति पाति तोड़कर दिखला दे, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने तथा राजगोपालाचारी जी ने करके दिखाया। खासा व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं। आंख मूंद करके मतलब बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना बहुत मुश्किल है। और कितने
बेफजूल के इनके वक्तव्य हुआ करते होंगे। आंख मूंदकर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मानसिक दास्ता की बेड़ी का एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरत मानसिक क्रांति की है। हमें दाएं बाएं आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काटकर आगे बढ़ाना चाहिए। क्रांति प्रचंड आग है, वे गांव के झोपड़े को जलाकर चली नहीं जाएगी, वह उसके कच्चे पक्के सभी घरों को जलाकर खाक कर देगी और हमें नए सिरे से नए महल बनाने के लिए नई नींव डालनी पड़ेगी। तो ये जो है हमने सबसे पहले पुस्तक के पीछे ये नोट हम पढ़ चुके थे, ये जो पैराग्राफ है। और यही बात भगत सिंह भी कहते हैं कि क्रांति का मतलब, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि क्रांति का मतलब क्या है, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को पलट के रख देना और उसकी इबारत मतलब नींव मजबूत करके उसके ऊपर नई इमारत खड़ी करना। और लेख खत्म करने से पहले यहाँ पर एक बात के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगी, जिसमें राहुल जी लिखते हैं कि भतीजे भतीजियों अथवा कम से कम किसी भी एक बच्चे की शादी आप जात पात तोड़कर करके दिखलाएं। तो इसी बात को मणिकर्णिका में तुलसीराम जी ने भी कहा था। यदि आप भूले ना हो, पृष्ठ संख्या 70 पर लिखी हुई है ये बात कि जब कोई आर्य समाजी नेता प्रकाश बीर शास्त्री जात पात तोड़ने की बात करते हुए अपने पुत्रों की शादी दलित महिलाओं या लड़कियों से करने की बात करते हैं, तो उसकी एवज में जो जवाब तुलसीराम जी आज अखबार में, आज नाम के न्यूज़पेपर में देते हैं, संपादक के नाम पत्र, उसमें वे कहते हैं कि जाति पाति तोड़नी है तो सवर्ण लड़कियों को दलित लड़कों से शादी करनी चाहिए। यदि सांसद या विधायक अपनी लड़कियों की शादी दलितों से करें तो भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। तो मणिकर्णिका में हूबहू इसी बात का, इसी दलील का जो है पेशकश करी है तुलसीराम जी ने। तो इससे पता चलता है कि तुलसीराम जी का कितना प्रभाव के ऊपर कितना प्रभाव था राहुल सांकृत्यायन जी का। और इसी पैराग्राफ पृष्ठ संख्या 70 में वे इस बात को लिखते भी हैं कि मार्क्सवाद और बुद्ध दर्शन ने को समझने में राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके जीवन में। तो साथ साथ कड़ियों को जोड़ते हुए भी हम चलेंगे अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उनके साथ। तो इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। अगले लेख में आपसे फिर भेंट होगी और अगला लेख अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका विषय ही गांधीवाद है और किस तरह की आलोचना राहुल सांकृत्यायन जी कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। इसी के साथ आगे दीजिए, धन्यवाद।